नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे और वे बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन दोपहर 1 बजे से करेंगे। तो 1982 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी, जिसे वर्ष 2021 में मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो चक्रव्यूह में आज बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिस वजह से इस परियोजना के लोकार्पण में 4 दशक लग गए। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरयू नहर परियोजना करीब 4 दशकों से अपने उद्धार का इंतजार कर रही थी। पूर्वांचल के 9 जनपदों के किसान इस परियोजना का बेसब्री से राह देख रहे थे। अब इस परियोजना से सबको सिंचाई में मदद मिलने वाली है। अजब ये है कि साल 1982 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी, जिसे वर्ष 2021 में मूर्त रूप दिया जा रहा है। आइए इस परियोजनाओं की बड़ी खासियतों को करीब से समझते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले मसलन गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर के 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए वर्ष 1982 में यह परियोजना शुरू की गई थी। उस समय इस परियोजना की लागत 299 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010 में इस योजना की लागत बढ़कर 7,270 करोड़ रुपए हो गई थी। वर्ष 2018 में इस परियोजना की पुनरीक्षित लागत करीब 10,000 करोड़ कर दी गई। इस बीच इस परियोजना के तहत जितने कार्य अब तक पूरे हुए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 लाख हेक्टेयर में से अब तक 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने लगी है, जो 11 दिसंबर को बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल छू लेगी। इस बाबत गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी के लोकार्पण से पहले बलरामपुर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस संबंध में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सूचना भी जारी की गई। बताया गया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 6,227 गांवों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। कृषि एवं कृषक उत्थान को समर्पित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना विकास के नए मानक स्थापित करेगी। इसी क्रम में आगे बताया गया, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशकों से अधिक समय से लंबित थी। प्रधानमंत्री आगामी 11 दिसंबर को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे 9 जनपदों के लगभग 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही यह परियोजना प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहायक भी बनेगी। इस दौरान सीएम बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के सदर ब्लॉक के अंतर्गत हसुआडोल गांव में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने बलरामपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर को इस कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लाभान्वित सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर एलईडी लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली रही है, इसलिए मोदी उनकी कर्मस्थली से ही उत्तर प्रदेश को भी यह बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी और समाजवादी पार्टी से हिमांशु वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही जी और हिमांशु वाजपेयी जी, आप दोनों का आर्या न्यूज पर, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं अश्विनी शाही जी। 43 वर्ष लग गए इस योजना को मूर्त रूप देते देते। आपकी भी इससे पहले सरकारें रहीं, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरकार जाकर कहां पर यह सुई अटकी हुई थी जो अब जाकर योगी सरकार में पूरी हो पाई है? अश्विनी शाही जी। देखिए पवन जी, ये काम करने का जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चूंकि ये इसकी लागत देखिए, इसकी लंबाई लगभग 6,700 किलोमीटर के आसपास आएगी। तो इसमें इतना लंबा काम हुआ है कि बीच की सरकारें अगर उदासीन नहीं होती तो ये काम पूरा हो गया होता। माननीय अटल जी की जो कर्मस्थली बलरामपुर रही है 1957 में, क्योंकि वहां से वो सांसद रहे श्रद्धेय अटल जी, उनकी एक परिकल्पना थी कि कुछ नदियों को जोड़ा जाए, जिसमें इस नहर से 5 नदियां जुड़ रही हैं।
सरजू है, घाघरा है, राम बाणगंगा है, रोहिणी है, ये सब नदियां इसमें आपस में जुड़ रही हैं। और कितना बड़ा क्षेत्रफल जो है इस समय सिंचाई से वंचित था वो अब सिंचित हो जाएगा। ये परिकल्पना चूंकि पहले से है, लेकिन बीच में जो सरकारें थी उदासीन रही होंगी, चाहे अब वो जो सरकार हो, मैं उसका वो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और कर्मयोगिता को साबित किया और इसको आज जो है अटल जी को ये समर्पित करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अश्विनी साई जी, बताया जा रहा है कि 52% काम जो है वो योगी सरकार से पहले हुआ। मतलब आप सोचिए 43 साल में से अगर आप निकाल के देखें तो करीब 38 सालों में 52% काम और 4.5 साल में बाकी का 48% काम। और इसमें राजनाथ जी भी थे, इसमें अगर आप बात की जाए तो कल्याण जी भी थे, इसमें आपके समर्थन से मायावती जी भी रहीं। तो ये एक कंपटीशन आप देखिए, 38 साल में 52% और 4.5 साल में बाकी का 48%। पवन जी, मैंने ये बताया, देखिए मैं जो है कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोगों की सरकारें रही हैं तो हमने उसको रोकने का और बचाने का काम किया। हमने कहा उदासीनता रही है पिछली सरकारों की, पिछली सरकारों में हमारी सरकार भी आती है, लेकिन आज के दिन में कर्तव्य परायणता की हद देखिए कि किस तरीके से 48% काम जो है इसमें निपटा लिया गया। यही चीज हम प्रदेशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये पिछली सरकारें हमारी जो थी, हमने जो किया वो किया, उसका उस समय हमको फल मिला, उसका विफल हुए हम, वो अलग बात है। लेकिन इस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली सरकारें सिर्फ और सिर्फ दम भरती थी कि ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया, ये लोग फीता काट रहे हैं। फीता काटना था तो क्यों नहीं किसानों के लिए इन लोगों ने ये काम किया? ये लोग भी 4.5 साल 5 साल सरकार में रहे, कर सकते थे। मायावती जी के पहले भी ये लोग रहे, कर सकते थे। लेकिन हमारी सरकार जब आई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा की बात की और कर्मयोगी है, वो वास्तव में कर्मयोगी हैं। उन्होंने अब धीरे धीरे सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना शुरू हो गया है, जो कि दिखना चालू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोग पूछते थे कि कौन क्या काम किया, काम गिनाइए। इन लोगों ने नारा दिया था, काम बोलता है, काम बोला नहीं, जनता बोल गई, ये बाहर हो गए। हम लोगों ने नारा नहीं दिया, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। पवन जी, ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। हिमांशु वाजपेयी जी, ये जो बताया जा रहा है कि 48% काम 4.5 सालों में, ये चीज पहले क्यों नहीं हो पाई? अखिलेश जी जैसे, जिसको आप लोग विकास पुरुष के नाम पे संबोधित करते हैं, वो भी रहे, और आप लोग किसानों की बात करते हैं। कहने के लिए तो ये सिर्फ महज 9 जिले हैं, लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी करीब 6000 से भी ज्यादा गांव इस एरिया में आते हैं। 25 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचने जा रहा है। किसानों की, अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आपकी पार्टी के द्वारा बार बार ये बातें कही गई कि किसान कल्याण के लिए सरकारें उदासीन हैं। इसमें तो आपकी भी उदासीनता दिखाई दे रही है, कैसे समझाएंगे हिमांशु वाजपेयी जी? पवन जी, इस योजना का शुभारंभ 1978 में हुआ था और इसका बजट उस समय लगभग 77 करोड़ रुपए था और इसमें 3 जिलों को समाहित किया गया था 1978 में। फिर धीरे धीरे चल के इसको 1982 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया जी, और इससे लगभग 9 जिलों को जोड़ दिया गया। इस परियोजना का प्रारूप बदलता रहा, बजट बढ़ता रहा, और जहां तक बात है किसानों के उत्थान की, तो मैं बता दूं कि आज जब हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना है, मैं आपको पुनः बता दूं ये राष्ट्रीय परियोजना है। ये 2012 में हुई जी। जो ये योगी जी के नाम के कसीदे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं इनको बता दूं ये राष्ट्रीय परियोजना है। ये राष्ट्रीय परियोजना हिमांशु वाजपेयी जी, ये 2012 में घोषित की गई, उससे पहले इसका राज्य से ही सरोकार था। 2012 में किसकी सरकार में घोषित की गई राष्ट्रीय परियोजना? जब आप केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आपके दल की सरकार है, तब आप मेहरबान हैं अपनी सरकार पर। इससे पूर्व में जो सरकार रही, आपने उस सरकार के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, और एक उत्तर प्रदेश में नहीं, राज्य जहां इनकी सरकार नहीं है और केंद्र में ये है, उन राज्यों के साथ सदैव इन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। आज ये कह रहे हैं कि अब योगी जी, अभी मैंने इनके शब्दों को सुना, सबसे पहले तो इन्होंने विफल मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी को भी घोषित कर दिया और कल्याण सिंह जी को भी घोषित कर दिया विफल मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ अब ये कह रहे हैं कि अब योगी जी
जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं, अब योगी जी योजनाओं को देखिए, कितनी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कितनी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनके ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं तब योगी जी शिलान्यास करेंगे, तब योगी जी उद्घाटन करेंगे। 4.5 वर्ष से अधिक समय तक योगी जी को ना शिलान्यास का कोई मतलब था, ना उद्घाटन का कोई मतलब था। देखिए, बहुत सीधी और स्पष्ट सी बात है, जो प्रधानमंत्री 4 वर्ष में 4 बार उत्तर प्रदेश आते थे, आज 1 महीने में 6 बार आ रहे हैं, तो स्पष्ट संदेश है कि ये जिन योगी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट रूप से ये जान चुका है कि योगी आदित्यनाथ जी अब समाजवादी पार्टी के सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है, गृह मंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है, पेट्रोलियम मंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है, खेल मंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है, रक्षा मंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है। दिल्ली से टीम आ रही है 8-8 लोगों की, और फिर उसके बाद ये कहते हैं योगी जी का व्यक्तित्व बहुत विराट है, योगी जी ने बहुत काम किया, योगी जी की कर्तव्य परायणता बहुत है। अरे सर, योगी जी की इतनी स्वीकार्यता, मैं पहले भी कह चुका हूं, इतनी स्वीकार्यता है, इतनी कर्तव्य परायणता है, तो क्या आवश्यकता है इतनी पूरी दिल्ली सरकार को यहाँ झोंकने की उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और इससे पहले प्रधानमंत्री की तरह मेहरबान क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं 1 महीने में 4-4, 5-5 बार आए? आज जब चुनाव है तो आप देख रहे हैं कहीं गृह मंत्री लगे हुए हैं, कहीं रक्षा मंत्री लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होकर चुनावी मंचों से ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी पद की गरिमा को तार-तार करते हैं। और जब हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी करें तब आप यही लोग कहते हैं कि लोग देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सर, जब चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री ना होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो हम भी उनके ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी के बतौर नेता के रूप में करेंगे। उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। जब उनको स्वयं की गरिमा का खुद ख्याल नहीं है तो हम कहां तक ख्याल रखेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री को किसी भी परियोजना के उद्घाटन, और रही बात उद्घाटन की, अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथों इन लोगों ने करा दिया। मुझे लगता है शायद इन्होंने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा होगा, योगी जी ने, जो पूरे प्रदेश ने देखा, जो बना ही पूरा नहीं है, अधबना खड़ा है, जिसका स्ट्रक्चर अभी खड़ा है, बल्लियां लगी है, ढांचा बना हुआ है, उसका उद्घाटन करा दिया। तो इनके उद्घाटन और शिलान्यास पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है इनके उद्घाटन और शिलान्यासों की क्या हकीकत है। ठीक है, जवाब देते। अश्विनी शाही जी, आखिरकार पूर्वांचल में ऐसा क्या है? अभी 2 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी 5वीं बार पहुंच रहे हैं। मतलब पूरा फोकस जो है, आपने पूरे फोकस में पूर्वांचल को ले लिया है। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में डेंट करने जा रहा है, या बुंदेलखंड के किसानों में नाराजगी है, इसलिए पूर्वांचल से उसकी भरपाई कर ली जाए? 33% सीटें। अश्विनी शाही जी। पवन जी, न तो किसान आंदोलन जब चल रहा था तो डेंट कर रहा था, और न आज डेंट कर रहा है। अगर देश को परियोजनाओं का लोकार्पण कराना माननीय प्रधानमंत्री जी से गलत लग रहा है, तो ये देखिए हिमांशु जी की दहशत बोल रही थी किस तरीके से कि इन्होंने 15 नाम गिनाए, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो गृह मंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भाई, अगर जिसके होगा वो ले आएगा ना, जिसके पास शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। एक परिवार से शुरू, उसी परिवार पर खत्म। आता है हिमांशु जी। तो क्यों जो है कौन कहां से बुलाएंगे? ये नहीं आता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे शिलान्यास और उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इनके 2-3 चीजों की बात कर दे रहा हूं, उससे आईना इनको भी दिख जाएगा। ये दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, इसके पहले अपने देखें। ये एक अच्छी सड़क बनवाया है लोगों ने, बढ़िया काम कर रहा, हम भी चलते हैं, आप भी चलेंगे, ये भी चलते हैं। लेकिन जब ये सड़क बनवाए थे उस समय न कोई इम्यूनिटी थी उसमें, न कोई लाइट थी, और सड़क बनते ही धंस गई थी। वहां गाड़ियों की फोटो अभी भी मेरे पास है, हम भेज देंगे आपको पवन जी। उसके 6 महीने, लगभग 9 महीने तक लगा था। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी की जो सरकार आई, योगी जी की सरकार आने के बाद सारी इम्यूनिटी लाइटें, रात में वहां कार्रवाई लगती थी, डकैती होती थी, छिनैती होती थी। उसके पहले घटना याद दिला दूं, मायावती जी ने एक सड़क बनवाया लखनऊ, आगरा से दिल्ली तक, उसका फीता जाकर काटा है अखिलेश जी। भाई, क्या किया था आपने? क्यों फीता काट दिया? उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूं कि आज प्रदेश को और देश को विकास की जरूरत है पवन जी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सैफई में से लोगों को लाने के लिए रनवे बनाया, और हमने हवाई अड्डे बनाए पूरे प्रदेश में। बाद में इनको दर्द होने लगा। अश्विनी शाही जी, क्यों हो रहा है? आज
मैं बीच में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूं। आपने कहा कि अभी कि ये सड़कें बनाते थे टूट जाती थी। अभी बिजनौर में एक मामला सामने आया था, आपकी पार्टी की विधायिका गई थी वहां पर उद्घाटन करने, उन्होंने नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ के उसको सड़क का शुभारंभ करने चाहा, लेकिन सड़क नारियल के बदले सड़क टूट गई सर। तो हमारी विधायिका ने भी उस पर वो किया है। ऐसा तो है कि आप लोग तो बाद में पहुंचे, विधायिका ने ही उसका जो है अगर नारियल तोड़ा, अगर सड़क खराब बनी थी तो तुरंत संज्ञान में लिया। सर हम लोग तो पहले सड़क टूटने की नहीं कही, ये बात तो श्री साई जी पे मानी है। सड़क टूटने की नहीं हम लोग कही, तो पहले पहुंचते चीज नहीं थी और हमारे कैमरों की वजह से उनको धरना देना पड़ गया। बड़े झूठे लोग हैं साहब, बड़े झूठे लोग। अरे मेट्रो, अरे भाई चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, या तो मैं शांत हो जाऊं, आप ही बोलते रहिए अगर भाषण देना है तो। मेट्रो इन लोगों ने एक स्टेशन पर चलाकर छोड़ दिया लखनऊ में, पवन जी, एक स्टेशन के बीच में ट्रांसपोर्ट नगर से और अमौसी तक ये चला के छोड़ दिया। उसके बाद मेट्रो पूरा किसने किया? योगी सरकार ने मेट्रो पूरा किया। ये तो सब काम छोड़कर भागने वाले लोग हैं। इन लोगों को में वो हीरो हीरोइन बुलाने से फुर्सत मिले, 100 करोड़ से ऊपर का बजट वहां था। ये लोग क्या विकास करेंगे प्रदेश का? इन लोगों ने प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ दिया है गुंडा राज, गुंडा तंत्र। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बुलडोजर घूम जाएगा दूसरे तरफ। इसका मतलब है तमाम आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं। जो चलाया इनके नेता माफिया, इनके माफियाओं के ऊपर चलाया, वो दर्द हो रहा है जी। ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, बड़े आरोप लगाए, गुंडागर्दी का आरोप हमेशा से आपके पास, आपकी सरकार के ऊपर लगता रहा है। गुंडागर्दी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सफाई महोत्सव में किस तरीके से, और जब प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था, ये बार बार आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उस समय का सफाई महोत्सव, क्या लगता है कि कुछ गलती हो गई थी उस वक्त? भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी शायद अधूरी जानकारी लेके डिबेट में बैठ गए हैं। जब आगरा एक्सप्रेस वे बना तो उसमें लाइट इन्होंने लगवाई, तो कम से कम नेशनल चैनल पर बैठ के इस तरीके के सफेद झूठ तो ना बोलिए। और दूसरी चीज, जब लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो हमने लखनऊ मेट्रो अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक चलवाई थी। और आज सरकार के आपके 5 वर्ष पूरे होने को है, आज भी लखनऊ मेट्रो अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक ही चल रही है। आप उसके आगे 1 मीटर लखनऊ के अंदर मेट्रो नहीं दे पाए हैं, और आप यहाँ बैठकर बिल्कुल अनर्गल अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार की जो नेशनल चैनल पर बैठ कम से कम झूठ ना बोले। और रही बात अपराध की, जो आप अपराध पर चर्चा कर रहे हैं, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। ये पूरे जो वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की और विशेषकर महिलाओं के अपराध की स्थिति क्या है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लिए दलितों के साथ क्या हो रहा है आपके इस प्रदेश में, महिलाओं के साथ लगातार क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात अलग है कि आप आवाज नहीं उठाने देते हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे कासगंज की घटना हो। आप पत्रकार तक को अंदर नहीं जाने देते हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप पुलिस का घेरा बना देते हैं, उस गांव को टापू बना देते हैं, जिससे आपकी जो अकर्मण्यता है, आपकी विफलता है, वो छुप सके। अरे सर, आप तो वो लोग हैं, ये क्या बात करेंगे सर, ये तो वो लोग हैं जो अपनी अकर्मण्यता से मरे लोगों की चिताओं को छिपाने के लिए, मीडिया से कैमरों छिपाने के लिए शमशानों के ऊपर टीन की दीवार बनाने का काम करते हैं, और यहाँ बैठ के अपने कसीदे पढ़ते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है कि आप यहाँ नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। और एक बात पाबंदी स्पष्ट कर दो, मैं एक बात पाबंदी स्पष्ट कर दूं, कंप्लीट कर लीजिए। ये लोग बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं साहब। अभी इन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री आते हैं, फलाने आते हैं, डिमाके आते हैं, जिनके हैं वही तो आएंगे। तो सर, परिवारवाद भी वही होगा जहां परिवार होगा। जो लोग परिवार छोड़ के भागे हुए हो, जो परिवार की जिम्मेदारियों से भागे हुए हो, उनके आगे परिवार क्या होगा? और अगर परिवारवाद पे आप टिप्पणी करेंगे, तो पंकज सिंह कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, जो अमित शाह के जो सुपुत्र जो बल्लेबाजी कर रहे हैं आईसीसीआई में, वो कितने पुराने बल्लेबाज हैं, कितने पुराने क्रिकेटर हैं। ऐसे पूनम महाजन कौन है, ऐसे मैं तमाम नाम आपको गिनवा दूंगा कि आपके जो अनुराग ठाकुर जी, ये कौन है, प्रवेश वर्मा कौन है, मैं ऐसे तमाम नाम है। पर इसलिए ये लोग तो वो चाहते हैं जैसे इनकी पार्टी में, इनके परिवार में भाई भाई को गोली मार देता है, हर परिवार में ऐसा ही होने लगे तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवार जिसके होगा, परिवार साथ लेके चलना भी एक बड़ी बात है। ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप बता रहे हैं इतनी ही ज्यादा बेहाली है, आपने बताया कोरोना में इतनी ज्यादा बदहाली रही, लाशें छुपाने के लिए आप शायद लखनऊ का जिक्र कर रहे थे, जहां लखनऊ नगर निगम में टीन के तख्ते लगा दिए गए थे,
ये सब इतना ही सब बदहाल है तो अखिलेश यादव जी को अपने साथ ये छोटे छोटे दल क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं? क्यों राजभर को अपने पाले में लाना पड़ रहा है? क्यों वो अनुप्रिया पटेल की मां को अपने साथ लेकर आए? और समझा तो ये भी, सुना तो ये भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से भी बातचीत चल रही है ओम प्रकाश राजभर के जरिए। मुझे तो ये लगता है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को कहीं भी गठबंधन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी जहां चाहे वहां गठबंधन कर सकती है, चाहे वो पीडीपी से कर ले, चाहे वो किसी से कर ले, चाहे संवैधानिक ये ठीक है, हिमांशु वाजपेयी संवैधानिक ठीक है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा बदहाल है, जनता इतनी ज्यादा अगर नाराज है तो फिर तो अकेले पूर्ण बहुमत लाया जा सकता है। हमारे साथ वो लोग हैं जिनको इन्होंने 2017 में चुनावी बाजी करके छलने का और ठगने का काम किया है। आज हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं। उन लोगों को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य आदरणीय अध्यक्ष के हाथों में सुरक्षित है। उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई उत्तर प्रदेश से भगाने का काम कर सकता है, हटाने का काम कर सकता है, तो वो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने अभी लाल टोपी पर बयान देकर साबित भी कर दिया कि अगर उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तित्व इस समय है तो वो लाल टोपी और लाल टोपी को पहने शख्स अखिलेश यादव जी है। तो हिमांशु वाजपेयी जी, आप एक चीज स्पष्ट और कीजिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर के जरिए बातचीत चल रही है आपकी? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे आज पता चल रहा है, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं कर सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं। अश्विनी शाही जी बता रहे हैं कि आप साफ तौर पर ये मान चुके हैं कि आपका मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी से ही होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल टोपी की बात करके इस बात को सिद्ध भी कर चुके हैं। परिवारवाद के ऊपर उन्होंने आपके ऊपर भी कई, उसमें राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह और तमाम लोगों के उन्होंने नाम गिनाए। क्या दिक्कत है फिर? पंकज सिंह जी अगर आ सकते हैं तो भाई मुलायम सिंह जी के, अगर अखिलेश यादव जी आ गए तो क्या दिक्कत है? देखिए पवन जी, परिवारवाद ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं होगा, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। मगर नेता का बेटा, नेता की बहू, नेता की मां, नेता की चाची, नेता का चाचा, नेता का भाई, नेता का चचेरा भाई, नेता का ममेरा भाई, 65 लोग एक ही परिवार के थोड़े ही होंगे। हमारे यहाँ आज जो है मुरली मनोहर जी, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह जी, आज के दिन में इतने नाम और गिनाने पड़ेंगे, लेकिन जेपी नड्डा साहब, नितिन गडकरी साहब सारे अध्यक्ष हुए। हिमांशु दुबे अध्यक्ष बन के दिखा दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिखा दें। ये वाजपेयी जी नहीं बनेंगे, क्योंकि उस पर हिमांशु वाजपेयी जी, सॉरी, हिमांशु जी बनकर दिखा दें, या कोई दूसरा बनकर दिखा दे अखिलेश यादव की जगह पे। पिता को हटाकर किस तरीके से जो मुगल आक्रांता होते थे, पिता को हटाने के बाद किस तरीके से वहां वो करते थे, वही काम इन्होंने माइक छीन कर किया था अध्यक्ष बनने का। तो वहां तो परिवार में अध्यक्ष, परिवारवाद इसको कहते हैं। और हमारे पास जब नेताओं की लाइन लगी हुई है तो हम नेता कहीं भी उतारेंगे। क्यों दर्द हो रहा है? हारने से दर्द हो रहा है लग रहा है इन लोगों को। दूसरी बात मैं कह दूं कि इन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं। आप आरटीआई में मांग लीजिए, अपने पास से निकलवा लीजिए, आपके पास पवन जी बेहतर व्यवस्थाएं हैं कि लाइटें कब लगी, वहां डकैती कब होती थी, रात में कार्रवाई लगती थी कि नहीं लगती थी। दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा, अभी आपने इनके ऊपर कहा कि ऐसी से बात चल रही है, उनसे बात चल, अरे ओम प्रकाश राजभर से जो गठबंधन इन्होंने किया, उस गठबंधन में एक पहले से महान दल है, उसने ओम प्रकाश राजभर को जोकर कहा, ओम प्रकाश राजभर में अखिलेश यादव को जोकर कहा। आज गठबंधन इनके यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है हिमांशु भाई कि हम ही गठबंधन करेंगे। बहुदलीय व्यवस्था है और गठबंधन की राजनीति 89 के बाद से बहुत जोर पकड़ चुकी है। पहले भी होता था गठबंधन, ठीक है, यूपीए और एनडीए उसी का एक स्वरूप है। ठीक है, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है गठबंधन करके प्रकाश राजभर को भेजा कहां? मुख्तार अंसारी के पास जेल में। ओम प्रकाश राजभर इस समय दूत हो गए हैं और वही दूत जोकर बता रहा है कि हमारे नेता जोकर हैं। तो ये गठबंधन राजनीति आपके यहाँ होती है और दूसरी हमारे यहाँ गठबंधन की राजनीति होती है। देखिए, फिर हम लोगों ने जो है अनुप्रिया जी को पहले मंत्री, फिर नहीं बनाया, फिर बनाया उनको मंत्री, कहीं भी आवाज नहीं उठी। जिसको छोड़ के जाना होगा जाएगा, उसमें हम उसको रोक नहीं सकते। चुनाव से बिल्कुल ऐन पहले अनुप्रिया जी को साथ लिया आपने कि कौन से चुनाव? कौन से चुनाव? बिल्कुल यूपी चुनाव आ रहे थे, तभी आपने ये एक मिनट पवन जी, ये सवाल मेरा आपसे है, हिमांशु जी से नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा साल हिंदुस्तान नहीं होता है, कौन सा साल है कि किसी स्टेट में या नेशनल चुनाव नहीं होता है? तो क्या उसकी वजह से हम मंत्रिमंडल का विस्तार रोक दें, हम कोई चीज बनाना रोक दें, उद्घाटन रोक दें, हम लोकार्पण रोक दें?
उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बने, 7 उत्तर प्रदेश से सिर्फ 7 मंत्री बने। ठीक है, ठीक है, ये बात आपकी खैर सही है, क्योंकि हमारा देश तो ऐसे ही है, यहाँ कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। हिमांशु वाजपेयी जी, तो जोड़ना नहीं चाहिए बस। ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, एक चीज और भी सामने आ रही है, आज किसानों को लेकर एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इन सब चीजों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन परिवारवाद में बात आती है तो शिवपाल यादव जी का जिक्र जरूर होता है। वो तो बिना शर्त विलय करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन आखिरकार शिवपाल यादव को आज शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस वजह से कौमी एकता दल का जब विलय हो रहा था हिमांशु वाजपेयी जी, इसी वजह से उनको निकाला गया था। अखिलेश यादव जी की तरफ से तब ये कहा गया था कि हम गुंडे बैकग्राउंड वाले ऐसे लोगों को जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और उस समय यही आपके जो शिवपाल यादव जी हैं वो शामिल करना चाह रहे थे। आज सिबकतुल्ला अंसारी को शामिल कर लिया गया है, मुख्तार अंसारी को नहीं किया गया, तो क्या हुआ? उनके भाई को शामिल कर लिया गया। बात तो वही है। तो जब अंसारी ब्रदर्स फिर से आ सकते हैं तो फिर चाचा जी से क्या नाराजगी है अभी तक? देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, अभी हमारे साथी ने ये कहा कि उनसे गठबंधन हो गया, उन्होंने उनको ये कहा था, उनसे गठबंधन हो गया, उन्होंने उनको ये कहा था। तो अगर इन बयानों पर आप टिप्पणी करेंगे, बयानों पर अगर आप चर्चा करेंगे, नहीं हिमांशु जी, फाइनल कमेंट है आपका 30 सेकंड में। जिस पीडीपी से आपने गठबंधन किया था, उस पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद कहा था, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे गठबंधन करते समय, क्योंकि जब आप स्वयं करते हैं वो लीला होती है, दूसरा करता है तो वो कुछ और ही होता है। और दूसरी बात रही जहां तक शिवपाल जी की बात, मुझे ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि उनका एक अपना राजनीतिक दल है शिवपाल जी का, और समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। अगर दोनों नेताओं के बीच तालमेल होगा, दोनों नेताओं के बीच बात बनेगी, गठबंधन होगा, तो पूरा देश और पूरा प्रदेश जान जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की रुचि मुझे समझ में नहीं आती है। और रही बात तमाम परियोजनाओं की, तो अभी तो पवन जी ये अभी इन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होता ही रहता है, लेकिन बड़ा अजूबा होता है मंत्रिमंडल विस्तार का कि 7 मंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से बनाए जाते हैं, ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। 24 करोड़ आबादी भी हिमांशु भाई उत्तर प्रदेश की है। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा सांसद भी यहाँ के हैं। 2019 में सरकार बनी, तब 24 करोड़ आबादी नहीं थी उत्तर प्रदेश की, तब यहाँ के सांसद सबसे ज्यादा नहीं थे। अरे क्यों साहब बेवकूफ बनाने का काम पब्लिक को करते हैं। और दूसरी बात रही, समाजवादी पार्टी से पूछ के थोड़े मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। ये स्थिति जो है, तो हम भी आपसे पूछ के गठबंधन या आपसे पूछ के अपनी निर्णय नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, मना कहा किया है भाई। चलिए ठीक है, सुनील शाही जी, हिमांशु वाजपेयी जी, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप आर्या न्यूज के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब ये जो उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल के दौरे पर 5वीं बार पहुंच रहे हैं 2 महीने के अंदर। पूरा फोकस पूर्वांचल पर है, और इस पूर्वांचल में क्या क्या होता है, कौन सी पार्टी किस तरीके की रणनीति अपनाती है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।